Hi friends, this is Deepsankar here and today we are going to discuss on cell structure and function. This is the second part of this chapter. Okay, ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट बना दिया। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उसको पहले देख लेना, ठीक है। उसमें हम सेल्स का कुछ बेसिक चीज़ का ऊपर हम डिस्कस किया, जैसे सेल्स को किसने कब डिस्कवर किया, ठीक है। सेल का जो साइज एंड शेप होती है उसके बारे में हम वहाँ डिस्कस किया, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको देख लेना ज़रा, ठीक है। तो चलो इस सेशन में हम जानेंगे कि सेल्स का अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उस सब में ऑर्गन्स है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सब उन सब में क्या होते हैं ना, ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे देखो, अगर हम बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, देखो एक सिस्टम्स होती है, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए एक बहुत सारा ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एक ऑर्गन से एक सिस्टम नहीं बन जाता है, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गन्स जुड़ के एक होके वो एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम्स बनाते हैं। वैसे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम में जितना ऑर्गन्स रहते हैं, जितने सारा ऑर्गन रहते हैं, वो सब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब जो सिस्टम में, मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उस सिस्टम में जो ऑर्गन्स रहते हैं वो सब ऑर्गन एक जैसे फंक्शन को प्ले नहीं करते, राइट। तो उस सब वहाँ पर जितने ऑर्गन रहते हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेशन, ओके, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या है ना, एक्सक्रीशन, राइट। तो ये सब करने का जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं वो डिफरेंट होती है, उसका जो काम होती है वो भी डिफरेंट होती है, राइट। सिमिलरली वो तो हम देख लिया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे वो काम करते हैं, कोई भी सिस्टम और कोई भी सिस्टम के अंडर में जो ऑर्गन रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट में देखें तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म द स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी वो सेम बात बोला गया है कि प्लांट में जो डिफरेंट जो ऑर्गन रहते हैं वो अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को प्ले करते हैं। जैसे अगर हम देखें कोई भी प्लांट का जो रूट्स होता है, रूट्स का काम क्या होता है ना, जो वाटर और मिनरल्स होती है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और उसके साथ जो लीव्स होती है, कोई भी प्लांट का जो लीव्स होती है उसका काम क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल यही होता है कि फूड का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ईच ऑर्गन इज द फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो ये एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि जो ऑर्गन्स रहते हैं वो सब ऑर्गन का काम स्पेसिफिक होता है, अलग होता है, एक जैसे काम नहीं करते हैं। रूट का काम अलग है, ठीक है, और लिप्स का काम वो भी अलग है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गन्स होती है ये ऑर्गन्स किससे बनता है, राइट। ये ऑर्गन, जितने ऑर्गन है, जितने ऑर्गन्स प्लांट में है तो सब टिश्यू से बनते हैं, राइट। वो जो स्मॉलर पार्ट से बनते हैं, स्मॉलर पार्ट से वो होती है टिश्यू, ठीक है। किससे बनते हैं, ये जो ऑर्गन्स बनते हैं ये टिश्यू से बनते हैं। और ये जो टिश्यू होता है ये किससे बनते हैं, ये सेल से बनते हैं, ठीक है। ये टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये जो टिश्यू होता है ये सिमिलर सेल से बनता है, राइट, जो एक स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। अभी हम देखेंगे कि ये जो सेल्स का जो पार्ट्स होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इस सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे एक के बाद एक, ठीक है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्या बोला गया है कि सेल का
बेसिक जो कंपोनेंट होता है क्या क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक ओनियन का पील है, ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हो ए होती है न्यूक्लियस और ए होता है साइटोप्लाज्म, राइट, और जो ऊपर में कवर होती है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, राइट। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. It is called plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस वो इनक्लोज्ड रहते हैं। वो क्या रहते, कैसे रहते हैं ना, इनक्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। वो जो सेल मेम्ब्रेन वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कवर करके रखते हैं, ठीक है, इनक्लोज्ड करके रखते हैं। उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका काम क्या होता है ना, ये सेपरेट करते हैं सेल्स को फ्रॉम द वन अनदर। तो एक सेल्स से दूसरे सेल्स को ये सेपरेट करके रखते हैं, कौन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है ना, ये एक सेल्स से दूसरे सेल्स को ये सेपरेट करके रखते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ से हम क्या क्या सीखा ना, सेल्स का कि कौन सा बेसिक कंपोनेंट होती है ना, पहला जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, राइट, उसके बाद है साइटोप्लाज्म, ओके, थर्ड वन है न्यूक्लियस। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज न्यूक्लियस, राइट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ना, वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होती है, राइट, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका काम क्या होता है ना, इसका काम होता है एक सेल से दूसरे सेल्स को सेपरेट करके रखना, राइट। चलो नाउ सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके बारे में हम बात किया वो कैसा होता है इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होता है। पोरस का मतलब क्या होता है ना, इसके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस होती है वो जा सकता भी है और आ भी सकता है, ठीक है, वो पोरस होता है, राइट। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होता है और ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो वहाँ पर जो सब्सटेंस रहते हैं उस सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है इस मेम्ब्रेन से, तो ये अलाउ करता है, ये मेम्ब्रेन अलाउ करता है उस सब्सटेंस का मूवमेंट होने के लिए। वो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, वो घुस भी सकता है, वो बाहर भी जा सकता है, राइट। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बोला गया। सेल वॉल क्या बोला गया कि ये जो ओनियन सेल रहते हैं तो उसका एक बाउंड्री रहते हैं, उसको क्या कहा गया ना, सेल मेम्ब्रेन। जो ओनियन सेल है उसका एक बाउंड्री है, उसको कहा गया है सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन को किसने कवर्ट किया ना, अनदर एक थिक लेयर इसको कवर्ट करके रखा, उसको कहा गया है कि सेल वॉल। अगर हम देखें यहाँ पर देखो, ये होती है एक ओनियन सेल, तो इसका ऊपर में जो कवर है इसको कहा गया है सेल मेम्ब्रेन, राइट। और इसके ऊपर जो कवर है इसको कहा गया है कि सेल वॉल, राइट। समझ में आया? चलो, द सेंट्रल dense round body in the century is called nucleus। क्या बोला है कि ये जो ओनियन सेल होता है इसका जो सेंटर में जो एक डेंस राउंड बॉडी रहता है, ठीक है, इसका जो सेंटर में जो डेंस एक राउंड बॉडी रहता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, राइट। और ये जो न्यूक्लियस रहते हैं ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच, ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक जेली लाइक सब्सटेंस रहते हैं, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोला गया है कि मान लो ये न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ओके।
और इसके बीच जो मान लो ये है, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म, राइट। मतलब क्या बोला गया है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली के जैसे देखने को जो सब्सटेंस रहते हैं, तो उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा ना, हमने ऑलरेडी सीखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कैसा है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होती है, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस और मटेरियल्स रहता है उसका इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को वो अलाउ करते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कि ओनियन सेल्स का एक बाउंड्री होता है, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, राइट। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको एक बाउंड्री कवर करते हैं, ठीक है, उसको एक कवर करके रखते हैं, एक बाउंड्री, ठीक है, उसको कहा जाता है कि सेल वॉल। एक थिक लेयर होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक लेयर होता है, उसको कहा गया है सेल वॉल, राइट। और ओनियन सेल्स का जो सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंट्रल पॉइंट में एक डेंस राउंड बॉडी रहते हैं, ठीक है, एक डेंस राउंड बॉडी रहता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच एक जेली के जैसे सब्सटेंस रहते हैं, उसको कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो हम सबने ये तो पता चली गया कि जो सेल मेम्ब्रेन रहते हैं ये सेल्स को एक शेप प्रदान करते हैं, ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज द another outer thick layer in cells of plants is called the cell wall। ऑलरेडी हम बोल दिया कि सेल जो मेम्ब्रेन रहते हैं उसका ऊपर एक आउटर एक थिक लेयर रहते हैं, ठीक है, एक थिक लेयर रहते हैं, उसको कहा जाता है सेल वॉल, ठीक है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो प्लांट का जो सेल होता है उसका जो सेल में जो सेल मेम्ब्रेन रहते हैं, ठीक है, उसका ऊपर एक एडिशनल लेयर रहते हैं, वो थिक होती है, उसको कहा गया है क्या ना सेल वॉल। इस सेल वॉल का जरूरत क्यों पड़ा, ये प्लांट का जो सेल में जो सेल वॉल रहते हैं इसका जरूरत क्यों पड़ा इसीलिए पड़ा कि सेल को प्रोटेक्शन करने के लिए। किस टाइप का प्रोटेक्शन, देखो यहाँ पर बोला गया है प्रोटेक्शन मतलब वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई वाइंड स्पीड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो ये सब जो वेरिएशंस होती है इन सब से इस प्लांट सेल्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सेल वॉल, ये एडिशनल वॉल रहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक थिक लेयर और सेल वॉल क्यों रहते हैं, ठीक है। ये जो टेम्परेचर वेरिएशंस होता है, ये जो हाई वाइंड स्पीड होता है और ये जो एटमॉस्फेयर मॉइस्चर होती है, इन सब से सेल वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक लेयर रहते हैं जिसको कहा गया है सेल वॉल, ओके। अभी देखो क्या बोला गया है, दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस, ओके, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। देखो ये जो सेल होती है, ठीक है, ये एक्सपोज्ड होती है ये वेरिएशंस के सामने, ठीक है, हम जिसका बात किया, ठीक है, जो मॉइस्चर, वाइंड स्पीड, ओके, हाई टेम्परेचर, ये सब में ये जो सेल्स होती है, प्लांट सेल्स होती है, वे एक्सपोज्ड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, इसीलिए इसमें सेल वॉल रहते हैं, ठीक है। देखो जो ह्यूमन बीइंग होती है इसमें जो सेल्स रहते हैं ये मूव कर पाएंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ से और कहीं जा सकता है, लेकिन जो प्लांट में जो सेल रहते हैं, प्लांट यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक जगह में है तो उस जगह में अगर कोई भी चेंजेस होती है तो उसको वो झेलना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए उसका जो बाहर वाला जो पार्ट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, तो उसमें एक थिक लेयर बना गया है, थिक लेयर होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, राइट। तो ये जो सेल्स कुछ
हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जैसे लिप पिल ऑफ ट्रेडेस कंटिया, इलोडिया और रोहियो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो पिक्चर में देख पा रहे हो साइटोप्लाज्म, ओके, ये कैसा देखने को मिलते हैं ना, जेली के जैसे। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म होती है ये जेली के जैसा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ना, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये होती है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बीच यहाँ पर जो देख पा रहे हो, ठीक है, ये होती है साइटोप्लाज्म। ये जो थिक के जैसा जितना सारा देख पा रहे हो ब्लू, ठीक है, वो होती है साइटोप्लाज्म, राइट। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अलावा बहुत सारा कंपोनेंट्स यहाँ पर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी एपैरेटस, ओके, और राइबोसोम्स, बहुत सारा यहाँ पर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो हमने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या होती है ना, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होती है। वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अलावा बहुत सारा ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहती है। सेल का जो कंपोनेंट्स होता है और ऑर्गेनेल्स होती है वो भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे वैक्यूल्स, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। नाउ सी द न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। जो लिविंग सेल्स रहते हैं उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है ये न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा देखने को मिलते हैं ना, इट इज जनरली स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल मतलब क्या है ना, राउंड के जैसे देखने को मिलता है, राउंड होती है। ठीक है, और एक कहाँ लोकेटेड होती है ना, कोई भी सेल का सेंट्री में ये दिखाई देती है। ठीक है, सेंटर पॉइंट में, और इट कैन बी सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। इसको हम देख सकते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो न्यूक्लियस होती है ये साइटोप्लाज्म से क्या होता है ना, सेपरेटेड होता है। ठीक है, क्या बोला है कि कोई भी सेल का अंदर जो न्यूक्लियस रहते हैं और साइटोप्लाज्म रहता है उसके साथ साथ बहुत सारा सेल का कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस से इस साइटोप्लाज्म को किसने सेपरेट किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करके रखा। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, और ये मटेरियल्स का जो मूवमेंट होती है, जो सब्सटेंस का जो मूवमेंट होती है उसको ये अलाउ करते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच मटेरियल्स और सब्सटेंस का जो जाना आना, ठीक है, तो उसको ये अलाउ करते हैं, राइट। विथ ए माइक्रोस्कोप ऑफ higher magnification we can see the smaller spherical body in the nucleus, it is called nucleolus। ठीक है, अगर हम कोई हायर मैग्निफिकेशन जैसा माइक्रोस्कोप का अगर हम हेल्प लेते हैं तो एक स्फेरिकल, बहुत ही छोटा सा स्फेरिकल बॉडी को हम देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इसको कहते हैं हम कि न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं ना, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी रहते हैं, मतलब राउंड होती है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। अगर हम यहाँ पर देखें न्यूक्लियोलस, ये जो देख पा रहे हो ना, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहे तो तुमको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना होगी। ठीक है, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस क्या क्या कंटेंट करते हैं ना, ये
एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं, इसको कहा गया है कि क्रोमोसोम। इसका नाम क्या होती है ना, क्रोमोसोम। और इसका काम क्या होती है ना, क्रोमोसोम कैरी जीन्स, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना जीन्स, ओके, जीन्स को कैरी करते हैं। और ये जीन क्या हेल्प करते हैं ना, हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स होती है, वो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होती है, ठीक है, जो चारित्रिक वैशिष्ट होती है उस पेरेंट में, वो कैरेक्टर, वो पेरेंट्स का जो बच्चे होती है उसमें वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। वही काम होता है एक क्रोमोसोम का। क्या बोला गया है, ये जो क्रोमोसोम होती है ये जीन को कैरी करता है, ठीक है, और ये जीन को ट्रांसफर कर देता है पेरेंट का जो बच्चे होती है उसमें, ठीक है। मतलब पेरेंट का जो, मान लो कि पेरेंट का जो कैरेक्टर होती है वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाता है वो पेरेंट्स का जो बच्चे होते हैं उसमें, ठीक है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो एक क्रोमोसोम को हम तब देख सकते हैं जब एक सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अगर हम सेल को डिवाइड करेंगे तब इसको हम देख सकते हैं। देखो एक क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या रहता है, द क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो एक क्रोमोसोम किससे बनते हैं ना, ये प्रोटीन्स एंड डीएनए से ये बनते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये किसका बच्चा है। अगर इसका पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं रहते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। देखो एक लिविंग सेल का जो एंटायर जो कंटेंट रहता है, कोई भी लिविंग सेल का जो जितने सारी कंटेंट रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। वहां पर क्या क्या रहते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है ना, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो सेल होता है उसका लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।